स्टीफन हॉकिंग विज्ञान की दुनिया का एक जाना माना नाम। हमारे इस महान वैज्ञानिक स्टीफन ने कहा है कि जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। वो शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी अपने जीने की चाह और आत्मविश्वास के बल पर विश्व के अनोखे वैज्ञानिक होने का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। और हमारे स्टीफन को बचपन में लोग आइंस्टाइन कहकर बुलाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में ब्लैक होल और बिग बैंग थियरी को समझाने में अहम योगदान दिया है। उनके विकिरण रेडिएशन को हम हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। हॉकिंग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड को समझाने की थियरी विकसित की थी, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफलता के इस मुकाम को हासिल करने के लिए स्टीफन ने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब वो पूरी तरह से हेल्दी थे। उनके पिता का नाम फ्रैंक और उसकी माता का नाम इजोबेल था। स्टीफन के जन्म के समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए उसका परिवार एक सुरक्षित जगह की खोज में ऑक्सफोर्ड आ गया और स्टीफन की शुरुआती शिक्षा यहीं से हुई थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ये महान वैज्ञानिक का स्कूली जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन गणित विषय में उनकी गहरी रुचि थी। यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने कंप्यूटर के भाग को ज्वाइन करके एक नया कंप्यूटर बना दिया था। साथ ही उन्हें घड़ियों की आंतरिक संरचना को समझने में कुछ ज़्यादा ही रुचि थी। एक बार स्टीफन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि स्कूल में मैं अपनी कक्षा में अपनी पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट से भी कम था। मेरी कक्षा का कार्य बहुत ही गंदा था। मेरी लिखावट मेरे शिक्षकों को निराश करती थी, लेकिन फिर भी मेरे सहपाठी मित्र मुझे आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। वो शायद एक बेहतर संकेत था। जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ शर्त लगाई थी कि मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं बनूंगा। मुझे पता नहीं अगर वह शर्त अभी तक चल रही होगी तो उसका क्या निर्णय लिया जाए। और धीरे धीरे स्टीफन की रुचि पढ़ाई में बढ़ने लगी और उन्होंने मेन सब्जेक्ट में कॉस्मोलॉजी सिलेक्ट किया। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके रहस्यों की पढ़ाई होती थी। वो चाहते थे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करें, लेकिन वहाँ के एक प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वो ऑक्सफोर्ड में जब प्रथम श्रेणी से पास होंगे तभी उन्हें कैम्ब्रिज में एडमिशन मिलेगा। जब स्टीफन को ये पता चला कि प्रथम आना कितना जरूरी है तब वो पढ़ाई में जुड़ गए और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देकर ऑक्सफोर्ड में प्रथम श्रेणी से पास हुए और अपना एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करवा लिया। और सन 1962 में स्टीफन हॉकिंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया, जहां उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन 21 साल की उम्र में स्टीफन जब घर पर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे तभी वो सीढ़ियों से फिसल गए और उन्हें बेहोशी का एहसास भी हुआ। लेकिन एक दिन परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वो बेहोश होकर गिर पड़े और इसीलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कभी ठीक ना होने वाली बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है। इस बीमारी में मरीज अपने बोलने, चलने और निगलने की क्षमता खो देता है। फिर ऐसे ही शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो स्टीफन ने कहा कि दिमाग का क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का दिमाग पर कोई असर नहीं होता, न ही उसके सोचने और समझने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। फिर स्टीफन ने डॉक्टर से पूछा, मेरे पास कितना समय बचा है? डॉक्टर ने कहा 2 साल। तो स्टीफन ने कहा, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 40 सालों तक जीऊंगा। और इस बीमारी में जेन वाइल्ड ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा और सन 1965 में उन दोनों ने शादी कर ली। उस समय तक स्टीफन हॉकिंग की पूरी लेफ्ट साइड खराब हो चुकी थी और धीरे धीरे उसके शारीरिक अंग में और गिरावट आना शुरू हो गई। सन 1985 में स्टीफन ने अपनी बोलने की क्षमता भी खो दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी। उसके बाद जो पाया वह बोनस है।
हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है, लेकिन अपने दिमाग से मैं आज़ाद हूँ। और उनकी यही बात के कारण उसका नाम धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगा। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट दुनिया को दिया और साथ ही हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया, जो ये साबित कर सकता था कि ब्लैक होल भी एक दिन अंतरिक्ष में आम सितारों की तरह रेडिएट हो जाएगा और ये ब्रह्मांड की सबसे आखिरी घटना होगी और इसके बाद ब्रह्मांड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं मानव जाति पर पड़ रहे खतरों को देख सकता हूँ। पहले भी धरती पर ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जिन्हें हम इंसानों को धरती पर रहने पर सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम अगले 200 साल तक धरती पर जिंदा रह सके तो हमारी साइंस इतनी विकसित होगी कि हम पृथ्वी से निकलकर किसी और ग्रह पर अपनी बस्तियां बसा सके, जिसकी वजह से मानव जाति धरती पर आने वाले सब खतरों से बच जाएंगी। उन्होंने अपने विचारों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो उनके खुद के शब्द में कहते हैं कि मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ही ऊब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। और सच कहूँ तो कई बार मैं अपनी बीमारी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इसके कारण मैं अपना पूरा ध्यान शोध कार्य में लगा सका और दूसरे कार्यों से बच गया। उन्होंने ये भी कहा है कि औरों की नज़र में मेरा जीवन सामान्य नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने जो चाहा वह किया। मैं क्षमता, जोश, हिम्मत, उत्साह और धैर्य में किसी से कम नहीं हूँ और ना ही अपने जीवन से निराश हूँ। पिछले 50 सालों में अपनी जल्दी मृत्यु हो जाने की आशंकाओं में जी रहा हूँ। मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। क्या आप जानते हो कि वो जिस व्हीलचेयर पर रहते थे वो कोई सामान्य व्हीलचेयर नहीं थी। उनकी व्हीलचेयर के साथ एक स्पेशल कंप्यूटर और एक स्पीच सिंथेसाइजर भी लगा हुआ था, जिनकी सहायता से उसके सिर, उसके आँखों और उसके हाथों के कंपन से ये पता चलता था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। इसी के माध्यम से वो अपनी बातें कह पाते थे। सन 1995 में उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड ने उन्हें तलाक दे दिया और स्टीफन की दूसरी शादी इलियाना मेजन से हुई, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दे दिया। क्या आप जानते हो कि स्टीफन हॉकिंग का IQ 160 था, जो कि एक जीनियस के IQ से भी ज्यादा होता है और इसीलिए उसकी तुलना आइंस्टाइन से होती थी। लेकिन हाल ही में 14 मार्च 2018 को विश्व के ये महान वैज्ञानिक ने विश्व से अपनी विदाई ले ली। कितनी अजीब बात है कि स्टीफन का जन्म विश्व के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के मृत्यु के 300वें वर्षगांठ पर हुआ था और आइंस्टाइन के जन्म के 129वीं वर्षगांठ पर उनका निधन हो गया। और हमारे स्टीफन को 2016 में प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। यहाँ तक कि 2014 में उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था द थियरी ऑफ एवरीथिंग। और ये है स्टीफन द्वारा कही गई कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें। हम खुद को मुश्किलों से घिरा पाकर निराशावादी नजरिया लेकर मृत्यु का इंतजार कर सकते हैं, या फिर जीने की इच्छा और चुनौतियों का स्वीकार कर कर खुद को अपने सपनों के प्रति समर्पित करके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब अगली बार कोई आपसे शिकायत करे कि आपने कोई गलती की है, तो उन्हें बता दे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि बिना गलती के ना आप और ना ही मैं इस धरती में मौजूद रह सकते हैं। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी, उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता नहीं रोकती, और उन चीज़ों के लिए अफसोस नहीं करें जिन्हें करने में ये बाधा डालती है। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग मत बने। हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाली बंदरों की एक उन्नत नस्ल है, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें कुछ खास बनाता है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर करता है। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हीलचेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूँ जितना अपनी खोजों के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की आत्मकथा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।